नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मुंबई हमले के आरोपी लखवी की जमानत का भारत में पुरजोर विरोध। पीड़ितों ने कहा उनके साथ हुआ विश्वासघात। जम्मू कश्मीर और झारखंड में आखिरी दौर का चुनाव प्रचार खत्म। घर घर जाकर वोटरों को लुभाने का सिलसिला। मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। GSLV मार्क 3 मिशन पूरी तरह कामयाब। केबिन कैप्सूल बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित मिला। मानव मिशन की तैयारियों को मिली मजबूती। रूस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर ओबामा को करने पड़े दस्तखत। पुतिन का दावा 2 साल में रूसी अर्थव्यवस्था होगी पटरी पर। वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने में सक्षम भारत। ब्रिस्बेन टेस्ट में कांटे का मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्मिथ का शतक। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 395 रन। इस्लामाबाद की एक अदालत से 26/11 मुंबई हमले के सरगना जकीउर रहमान लखवी को जमानत मिल गई। भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस मसले को पाकिस्तान के साथ कड़ाई से उठाएगा। भारत की मांग है कि जमानत के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाए। इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत ने 26/11 मुंबई हमले की साजिश रचने वाले जकीउर रहमान लखवी को गुरुवार को जमानत दे दी। बुधवार को वकीलों की हड़ताल के बावजूद उसने जमानत अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान गुरुवार को संघीय जांच एजेंसी के वकीलों ने जमानत का विरोध भी किया, लेकिन जज ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। भारत में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है और मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के सरकार के द्वारा कोई पैरवी में या तो कमी रही हो अथवा कोई अन्य कारण हो, लेकिन भारत सरकार के द्वारा पर्याप्त एविडेंसेस पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए। बट आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन अ नेबर्स जुडिशियल मैटर। ये अभी बच्चों का जो केस हुआ है, ऐसा तो केस दुनिया में कहीं नहीं हुआ। भयंकर स्थिति है और उसके बाद ऐसी घटनाएं और होती है। शॉकिंग है। तालिबानी और हाफिज मोहम्मद सईद अंदर से सब एक है, समर्थक इनके एक है, तो आपको दोनों आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा, चाहे जैसा आतंकवाद हो, तब आप जो है बच सकते हैं, वरना पाकिस्तान अपने अंदर के आतंकवाद से तबाह हो जाएगा। जो भी न्यायपालिका की व्यवस्था है वो उनकी है, उस मुल्क की, लेकिन हमारे हिसाब से जो प्रमुख एक्यूज रहा है 26/11 की जो मुंबई के अंदर आतंकवादी अटैक हुई, उनको इस तरीके से रिहा करना हम समझते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई मदद नहीं करेगी, उल्टा ही साबित होगा। पेशावर हमले के एक दिन बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दक्षिण एशिया को आतंकवाद से मुक्त कराने का वादा किया था, लेकिन लखवी को जमानत मिलने के बाद पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को निर्देश दिया है कि वो इस मामले पर कड़ा जवाब तैयार करें और पाकिस्तान के साथ इस मसले को उठाए। The grant of bail to Lakhvi will serve as a reassurance to terrorists who perpetuate heinous crimes. We call upon the government of Pakistan to immediately take steps to reverse this decision. दरअसल लखवी समेत 7 आरोपियों पर पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत में 2008 मुंबई हमले का मामला चल रहा है। हमले में 166 लोग मारे गए थे। हमले के वक्त लखवी प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर था। भारत मुकदमे की धीमी सुनवाई का मामला भी लगातार उठाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को पाकिस्तान में जमानत मिलने पर हमले के शिकार लोगों के परिजनों ने निराशा जताई है। सुरक्षा मामलों के जानकार का कहना है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से केस में बरती गई नरमी का नतीजा है। जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की अदालत से जमानत मिलने पर मुंबई आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों में गुस्सा है। 26/11 के हमले में शहीद हुए पुलिस अफसर विजय सालस्कर की पत्नी का कहना है कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए। मुझे जस्टिस तभी मिलेगा या मार्टियस को जस्टिस तभी मिलेगा जब इसके मास्टर्स माइंड्स को सजा मिलेगी। पर अब ऐसे तो हुआ नहीं है, पाकिस्तान के सॉइल पे हो नहीं रहा है, पर इसके लिए पाकिस्तान को भी तो प्रेशराइज करना चाहिए। इंडिया ने भी प्रेशराइज करना जरूरी है। भारत के सरकार ने अभी यूनो के जो सदस्य है, यूनो को जिस यूनो संगठन है, उनको अभी मतलब ये करना चाहिए, बोलना चाहिए कि वहाँ टेररिस्ट के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया जाए और टेररिस्ट के खिलाफ एक नजर रखनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर हमेशा।
2008 में हुए इस आतंकी हमले से सुरक्षित बच निकलने में कामयाब होने वाले लोगों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। जमानत नहीं देना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि उसको सजा दिया जाना चाहिए था, फांसी की सजा देना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आया, उसको जमानत दिया गया इसलिए। जो आपसी लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की, उसको साइड में रखे, इंडिया खुद एज अ कंट्री और सब दूसरे देश भी इनको सपोर्ट करे पाकिस्तान को, और एक ही साथ इनका नामो निशानी मिटा दे। सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि ज़कीरुर रहमान लखवी को जमानत मिलने से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। मुंबई हमलों के गुनाहगारों को सजा दिलाने की कोशिश को धक्का लगेगा। पाकिस्तान के जो जुडिशल सिस्टम है वो हिचक रहे हैं, एक प्रकार से इस केस को अपने सही मंजिल तक नहीं ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के आरोपी ज़कीरुर रहमान लखवी को गुरुवार को जमानत दे दी। लखवी पाकिस्तान के उन 7 नागरिकों में शामिल है जिन पर मुंबई आतंकवादी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने में मदद का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं पाकिस्तान में पेशावर आर्मी स्कूल में हमला के मामले में 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें पाकिस्तान तहरीके तालिबान प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह समेत कई तालिबानी कमांडरों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान में पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमले की योजना तालिबान ने दिसंबर के शुरू में अफगानिस्तान से लगी सीमा पर हुई बैठक के दौरान बनाई थी। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए गुरुवार को बताया कि हमले की योजना बनाने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीके तालिबान प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह, खालिद हक्कानी और आतंकवादी गुट के 14 शीर्ष कमांडरों के नाम FIR में शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने गुरुवार को आर्मी स्कूल जाकर घटनास्थल का दौरा किया। सबूत जुटाने के अलावा हमले में बचे लोगों के बयान दर्ज किए गए। अभी क्राइम्स जो हमारी इन्वेस्टिगेशन आई है, दे आर ट्राइंग टू जितनी भी यहाँ से को कलेक्ट कर सकते हैं एविडेंस क्राइम सीन के ऊपर, उनकी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। पेशावर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 7 आत्मघाती बम हमलावरों के नाम भी FIR में दर्ज हैं, जिन्हें पाकिस्तान सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया था। हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहन के मालिक को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए आतंकी हमलों में 132 छात्रों समेत कुल 148 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के 5वें और आखिरी दौर का प्रचार थम गया। इस चरण में राज्य की 20 विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोटिंग होगी। इस दौर में उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत 213 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 5वें दौर के लिए गुरुवार शाम को प्रचार थम गया। अब उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोट मांग रहे हैं। इस आखिरी दौर में 3 जिलों की 20 सीटों पर मतदान होगा। इसमें जम्मू कश्मीर की 11, कठुआ की 5, राजौरी की 4 सीटें शामिल हैं। राज्य के 18,62,006 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 9,59,011 पुरुष और 8,69,891 महिला मतदाता हैं। 2 अन्य श्रेणी और 33,102 सर्विस वोटर हैं। इस चरण के लिए 26 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 3 दिसंबर तक नामांकन का सिलसिला चला। 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई। 6 दिसंबर तक नाम वापस लिए गए। इस दौर में 213 उम्मीदवार दांव आजमा रहे हैं। इसमें 9 महिलाएं भी हैं। शनिवार के मतदान के जरिए जिन दिग्गज प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला होगा, उसमें उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताराचंद, राज्य के मंत्री रमन भल्ला, बीजेपी के जगदीश राज सपोलिया हैं। सूबे में विधानसभा चुनाव के अब तक 4 दौर पूरे हो चुके हैं। बीते महीने 25 नवंबर को पहले, 2 दिसंबर को दूसरे, 9 दिसंबर को तीसरे और 14 दिसंबर को चौथे दौर का मतदान हुआ। पहले दौर में राज्य में 71% से ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जबकि तीसरे और चौथे दौर में पिछली विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं झारखंड में भी 5वें दौर की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर गुरुवार शाम थम गया। सभी पार्टियों ने आखिरी दौर के मतदान के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस चरण में प्रदेश की 16 सीटों पर मतदान होना है।
झारखंड में प्रचार का शोर थमते ही अब आखिरी दौर के मतदान की तैयारियां अंतिम रूप लेने लगी हैं। हालांकि प्रत्याशी अब भी घर घर जाकर वोटरों को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। इस दौर में कुल 36,90,069 मतदाता हिस्सा लेंगे, जिनमें से 19,04,011 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 17,84,486 महिला वोटर हैं। इस दौर में 6 अन्य श्रेणी के मतदाता भी वोट डालेंगे, जबकि 1,566 सर्विस मतदाता हैं। 5वें दौर के चुनाव के लिए कुल 208 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नाला विधानसभा क्षेत्र से 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि लिट्टीपारा में सबसे कम 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजनीतिक दलों की बात करें तो इस दौर की 20 सीटों पर बीजेपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार 11 सीटों पर मैदान में हैं, जबकि जेएमएम 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5वें दौर में झारखंड के पूर्वोत्तर हिस्से की 16 सीटों पर शनिवार को चुनाव होना है। इनमें साहेबगंज की 3, पाकुर की 3, दुमका की 4, जामातारा की 2, गोड्डा की 3 और देवघर की 1 विधानसभा सीट शामिल है। सभी 6 जिलों में ज्यादातर पोलिंग स्टेशन देहात और सुदूर इलाके में हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद जिस तरह 4 चरणों में लोगों ने उत्साह दिखाया, उससे चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस बार भी भारी मतदान होगा। झारखंड का ये हिस्सा सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। नक्सलियों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है, लिहाजा शांतिपूर्ण मतदान के लिए खास चौकसी बरती जा रही है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि बड़ी तादाद में लोग यहां वोटिंग के लिए आगे आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा देखा गया, जिसका असर हवाई यातायात पर भी दिखा। आखिरी खबर मिलने तक 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 6 देसी उड़ानों में देर हुई है। उत्तर भारत से आने वाली ज्यादातर ट्रेनें भी 2 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ गई है। ज्यादातर हिस्सों में पारा 4 से 8 डिग्री तक नीचे गिर गया है। शीतलहर और बर्फबारी के चलते उत्तराखंड में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कड़ाके की ठंड ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। आम जनजीवन पर ठंड का असर इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हिमालय की तलहटी में बसे अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में जमकर बर्फबारी हुई। शिमला में भी कुछ ऐसा ही हाल है। आने वाले समय में जो 1 हफ्ते तक जो मौसम साफ रहेगा, जो दिन का तापमान है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और जो रात का तापमान है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। पंजाब में भी ठंड की ठिठुरन से लोग बेहाल हैं। अमृतसर में पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। दिक्कत तो बहुत है जी, हर एक नूं बचाउणा पैंदा जी, अपनी जान बचाउणी पैंदी आ, मुसाफिरां दी जान बचाउणी, सवारियां दी बचाउणी पैंदी आ। कुछ लभदा नहीं आ, बहुत मुश्किल है चलाउण विच, धुंद विच बहुत मुश्किल है जी। राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। यहाँ पारा 8 डिग्री के नीचे चला गया है। दिल्ली की सड़कों पर रात बिताने वालों के लिए ठंड की मार से निपटना मुश्किल हो गया है। हम रिक्शा चलाते हैं, फुट पर रहते हैं और ठंडा इतना हो गया है कि बाजार भी मंदा हो गया है। मजदूर आदमी है, इसी तरह गुजर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया है। मुजफ्फरनगर और आगरा में पारा सबसे नीचे रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पारा सामान्य से 7 डिग्री नीचे पहुंच गया। स्टेशनों पर मुसाफिर घंटों ट्रेन का इंतजार करते दिखे। हमें जबलपुर से लेके सतना जाना था, 3 घंटे लेट हो गई थी। तो जो जर्नी हम 2 घंटे में कर पा रहे वो 5.5-6 घंटे में हुई है। तो प्लानिंग आपकी बिगड़ जाती है। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया, तो इतने शॉर्ट टाइम पे अगर ऐसी चीजें हो जाएं तो बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन ठंड के ऐसे ही हालात रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर और बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में गलन से लोगों की मुश्किलें और बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो के रॉकेट GSLV LVM Mark 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद 3 टन वजनी मॉड्यूल भी बंगाल की खाड़ी में मिल गया है। भारतीय तटरक्षक बल और इसरो के अधिकारियों ने पोर्ट ब्लेयर से 600 किलोमीटर दूर समुद्र से इसे खोज निकाला। GSLV LVM Mark 3 के सफल प्रक्षेपण के समय से ही इसरो के एडवांस
टेलीमेट्री सिस्टम से मॉड्यूल की निगरानी की जा रही थी और इसे सुरक्षित धरती पर उतारा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गुरुवार को देश के सबसे वजनी रॉकेट GSLV LVM Mark 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया और अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की दिशा में एक अहम कामयाबी हासिल हुई। प्रक्षेपण के बाद तय समय में मानव रहित मॉड्यूल सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया। पूरा प्रयोग तकरीबन आधे घंटे चलेगा। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उठाया महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लोकसभा में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने तो यहां तक दावा किया है कि बीते 6 महीने में दवाओं की कीमतें कम हुई हैं। सरकार ने कुल 615 जरूरी दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में रखने की बात कही है। लोकसभा में सरकार की तरफ से दवाओं की कीमत बढ़ने पर सफाई दी गई। रसायन मंत्री अनंत कुमार की तरफ से कहा गया कि नई सरकार आने के बाद कैंसर, एड्स और दिल से जुड़ी बीमारियों की दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि कीमतों के नियंत्रण के दायरे में 175 दवाओं को और शामिल किया गया है। The cancer drug that is Glivec was 8,452 rupees 38 paise for 30 tablets, madam. It was earlier 8,500 rupees, madam, but now it is 8,452 rupees 38 NP. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने भी ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले NPPA के उन दिशा निर्देशों को खत्म कर दिया जिससे दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है। But on 22nd of September, madam, 2004, incidentally or otherwise, few days before the Honorable Prime Minister left for the US of A, this 29th May 2014 guideline was retracted by the government. कांग्रेस की ही सांसद रंजीता रंजन ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका की दवा कंपनियों के दबाव में दवाओं के मूल्य नियंत्रण को खत्म कर रही है। 61 दवाइयों का जो पेटेंट अभी खत्म हुआ है, दोबारा पेटेंट होना है। हमारे मोदी साहब अमेरिका जाकर बात करके आए। सरकार ने सदस्यों को अगले साल तक जीवन रक्षक दवाओं की नई सूची तैयार करने का भरोसा भी दिलाया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। संसद की लोक लेखा समिति ने तत्काल टिकटों की नीति को लेकर रेलवे की आलोचना की है। समिति ने कहा है कि तत्काल टिकटों की बिक्री और मूल्य व्यवस्था गरीब विरोधी बन गई है। संसद में गुरुवार को पेश की गई समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि हाल के वर्षों में रेलवे ने तत्काल टिकटों की व्यवस्था का उपयोग मुनाफे के लिए करना शुरू कर दिया। रेलवे ने आधे तत्काल टिकटों को डायनामिक फेयर में डालकर इनके लिए ऊंची दरें तय कर दी हैं। इससे इस प्रणाली का मकसद बाधित हो गया है। केवी थॉमस की अगुवाई वाली समिति ने रेलवे से कहा है कि वो तत्काल टिकटों पर प्रीमियम दर वाली टिकटों की तादाद कम करें। इसके अलावा इंटरनेट से इनकी बुकिंग की सीमा भी कम करने की सिफारिश की गई है। इससे गरीब यात्री टिकट खिड़की से आसानी से तत्काल टिकट बुक करा सकेंगे। समिति ने रेल यात्री सेवा एजेंट स्कीम के तहत गड़बड़ी करते हुए पकड़े जाने वाले एजेंटों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए भी रेलवे को फटकार लगाई है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की सामाजिक न्याय पीठ करेगी। कोर्ट ने महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाल ही में विदर्भ में एक 75 साल के किसान के खुद ही अपनी चिता में आग लगाकर जान देने की खबर आई थी। गुरुवार को किसानों की खुदकुशी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस HL दत्तू की बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर खुद संज्ञान लेने की सोच रहे थे। याचिका में अपील की गई है कि सूखा झेल रहे किसानों को महाराष्ट्र सरकार से 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाए। उनका कर्ज माफ करने के अलावा 100 दिन के रोजगार की मनरेगा योजना से भी जोड़ा जाए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में 2 दिसंबर तक करीब 3,000 किसान सूखा और कर्ज जैसी समस्याओं के चलते आत्महत्या कर चुके हैं। हैदराबाद में पिछले 2 दिनों में स्वाइन फ्लू से 3 लोगों की मौत हो गई है।
इस साल तेलंगाना में स्वाइन फ्लू से अब तक 8 लोगों की जान चली गई। H1N1 वायरस से संक्रमित 2 लोगों की मंगलवार को मौत हुई थी, जबकि तीसरे रोगी की मौत बुधवार को हुई। फिलहाल राज्य में स्वाइन फ्लू के 3 रोगियों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में इस साल अब तक स्वाइन फ्लू के 54 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक मृत बत्तख के बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए जाने के बाद चंडीगढ़ की सुखना झील में इसको आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के चलते सुखना झील की 70 बत्तखों को मारा जाएगा। सुखना झील में पिछले 1 हफ्ते में 2 दर्जन से ज्यादा बत्तखों की मौत हो चुकी है। जांच के लिए मरी हुई बत्तखों के नमूनों को भोपाल भेजा गया, जहां एक सैंपल H5N1 पॉजिटिव पाया गया। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते एहतियातन झील के आसपास भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सुरक्षा बलों को यहां तैनात किया गया है और स्थिति से निपटने के लिए एहतियातन सेक्टर 16 के अस्पताल में एक वार्ड बर्ड फ्लू के संभावित मरीजों के लिए रिजर्व भी कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे पंजाब और हरियाणा में अलर्ट घोषित है। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विश्वास जताया है कि रूस इस आर्थिक संकट से उबरने में सक्षम है। भारत का भी कहना है कि वैश्विक आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए देश तैयार है। रूस पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी कांग्रेस के सर्वसम्मति से पास किए गए प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ओबामा ने दस्तखत कर दिए। हालांकि इन प्रस्तावों में किसी भी नए प्रतिबंधों की बात फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर स्थितियां पैदा होती हैं तो प्रशासन रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। At this time, the administration does not intend to impose sanctions under this law, but the act gives the administration additional authorities that could be utilized if circumstances warranted. दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो इस संकट का सामना कर सकती है। हालांकि उन्होंने माना कि स्थिति सुधरने में 2 साल तक का समय लग सकता है। तो и центральный банк и правительство принимают адекватные меры в сегодняшней ситуации. Есть и вопросы и к правительству, и к Центробанку по поводу своевременности, качества этих принимаемых мер. Но в целом यूक्रेन संकट के बाद से रूबल की कीमत में 45% तक की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि रूस के केंद्रीय बैंक की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाए जाने के बाद से इसमें 12% की मजबूती आई। अगर भारत और रूस के कारोबारी रिश्तों की बात करें तो हाल ही में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन, पेट्रोकेमिकल प्लांट और पाइपलाइन लगाने और स्मार्ट सिटी जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी थी। रूसी अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत को देखते हुए इनमें से कई प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भारत को अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा है। The global economy seems to be moving in a positive direction. Abe-san has won a very strong and important mandate in Japan. The European Union is moving aggressively to introduce growth impulses in their economy. The US economy is doing well. You heard what the Fed had to say yesterday. So all in all, I think the global economy will be able to handle the disruption that we're seeing in Russia right now. हालांकि जानकारों का कहना है कि भारत के लिए रूस पर प्रतिबंध से पैदा हुए विश्व आर्थिक हालातों से निपटना इतना आसान भी नहीं होगा। डॉलर की मांग के चलते रुपए में कमजोरी का दौर चल रहा है, जिसके चलते आरबीआई को बाजार में लिक्विडिटी पर नजर रखनी होगी। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती की मांग को पूरा कर पाना केंद्रीय बैंक के लिए मुश्किल काम होगा। रूस पर प्रतिबंध से यूरोप की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, जहां पर भारत अपना करीब 16% से ज्यादा निर्यात करता है, जबकि रूस से 2013 के दौरान भारत का कारोबार $10 बिलियन का था। कुल मिलाकर चुनौतियां भारत के लिए भी कम नहीं हैं। कृष्णानंद त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय मूल के अमेरिकी होटल व्यवसायी संत सिंह चटवाल को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 3 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई है। इससे वो बिना जेल में रहे अपनी सजा पूरी कर सकते हैं। अदालत ने चुनाव अभियानों में अवैध धन जुटाने के मामले में चटवाल पर $5 लाख अमेरिकी जुर्माना भी लगाया है। चटवाल को अप्रैल में हिलेरी क्लिंटन समेत 3 नेताओं के चुनावी अभियान के लिए तय सीमा से ज्यादा चंदा जुटाने का आरोपी पाया गया था। अमेरिकी अधिनियम के तहत $1,80,000 से ज्यादा चंदा राजनीतिक पार्टियों और उनके चुनावी अभियानों में दान नहीं दिया जा सकता है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर भारत पर बढ़त ले ली है और ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 424 रन बना लिए हैं और कप्तान स्मिथ ने शानदार 133 रन की पारी खेली है। वहीं जॉनसन ने 88 रनों का योगदान दिया है।
ईशांत शर्मा और उमेश यादव को 3-3 विकेट मिले हैं। भारत ने पहली पारी में 408 रन बनाए थे। हैजलवुड ने 68 रन देकर 5 विकेट लिए थे। नाथन लियोन को 3 विकेट मिले हैं। कला सिनेमा को कमर्शियल सफलता दिलाने वाले निर्माता, निर्देशक, सिनेमाटोग्राफर और पटकथा लेखक गोविंद निल्हानी का जन्मदिन है। श्याम बेनेगल के निर्देशन में उन्होंने फिल्म जुनून की सिनेमाटोग्राफी की, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1980 में बतौर निर्देशक उन्होंने आक्रोश बनाई और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उनकी दूसरी फिल्में जैसे अर्धसत्य, दृष्टि और 1084 की मां ने भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। टीवी सीरीज तमस में उन्होंने विभाजन के बाद के हालात को जिस तरह से कैमरे में कैद किया, वो जाहिर तौर पर काबिल तारीफ है। आइए एक नजर डालते हैं उनके कुछ बेहतरीन काम पर। अगर मुझे कुछ हो जाए भास्कर, तो उसकी सच्चाई से भी मुंह मोड़ लेंगे आप? वो भी महज एक एक्सीडेंट होगा आपके लिए? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका केस के साथ कुछ संबंध था, इसका सबूत क्या रहेगा? पापा को किसने मारा सनी? मैं चुगलखोरों के सामने घर की बात नहीं करता। क्या मतलब? तुम जानते हो मुझे गद्दारों से कितनी नफरत है। और आपकी ये खास दोस्त सुमन देव, उसने पुलिस को जाके... मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, जो मेरा फर्ज। पहले पंक्ति में हमसे हमदर्दी का दावा करते हैं और आखिर तक पहुंचते पहुंचते हमें कोई गुमराह पीढ़ी साबित कर देते हैं, जो सनसनीखेज हादसों की तलाश में एक रोमांटिक सफर पर निकल पड़ी है। नंदिनी, हमें तो अंदाज ही नहीं था कि आज भी अब भी ये सब हो रहा है। हमें एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है और इसके लिए म्लेच्छ शत्रु का विनाश आवश्यक है। राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने कई प्रचंड शस्त्रों का निर्माण किया है, जिसमें एक अग्निबाण भी है। हवा में छोड़ा हुआ बाण तीव्र गति से आगे बढ़ता है। उसकी नोक घर्षण के कारण चमकती है, उससे अंगारे फूट निकलते हैं। बड़ी लंबी हड़तालें होती हैं, कुछ कामयाब भी होती हैं, लेकिन वेतन में बड़ी बड़ी वृद्धि के लालच में आकर हमारे साथी ये भूल जाते हैं कि हर बढ़ोतरी के साथ 50 साथियों को रिट्रेंच किया जाता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनकी रोजी रोटी छिन जाती है। असली फायदा किसको होता है? मैनेजमेंट को। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई हमले के आरोपी लखवी की जमानत का भारत में पुरजोर विरोध। पीड़ितों ने कहा उनके साथ हुआ विश्वासघात। जम्मू कश्मीर और झारखंड में आखिरी दौर का चुनाव प्रचार खत्म। घर घर जाकर वोटरों को लुभाने का सिलसिला। मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। जीएसएलवी मार्क 3 मिशन पूरी तरह कामयाब। केबिन कैप्सूल बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित मिला। मानव मिशन की तैयारियों को मिली मजबूती। रूस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर ओबामा को करने पड़े दस्तखत। पुतिन का दावा 2 साल में रूसी अर्थव्यवस्था होगी पटरी पर। वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने में सक्षम भारत। ब्रिस्बेन टेस्ट में कांटे का मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ का शतक। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 8 विकेट के नुकसान पर 435 रन।